अमित शर्मा। भरोसे का बजट, जी हां, आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ प्रदेश का बजट पेश किया है। ई बजट ये पेश हुआ है और हम जानने की कोशिश करेंगे पैनल के माध्यम से कि ये बजट कितना ज्यादा उम्मीदों पर खरा उतरा है। कल से लगातार बजट पर टीवी 24 की कवरेज जारी है और आज पैनल पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनका तारुफ आपसे करा दें। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्रीचंद सुंदरानी जी जुड़े हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ कांग्रेस नेता नितिन भंसाली जी जुड़ चुके हैं। सत्यम शुक्ला कर्मचारी नेता हमारे साथ हैं और वहीं राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए मनीष वोरा जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम सरकार का ही रुख करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। नितिन जी, उम्मीदें कई थी हर वर्ग को इस बजट को लेकर और जिस तरह से सरकार का दावा भी था कि जब बजट आएगा तब उम्मीदों पर सरकार खरी भी उतरेगी, लेकिन अब जब बजट पेश हो चुका है, ऐसे में इस पूरे बजट को किस तरह से आप देखते हैं? क्या उम्मीदों पर खरा उतरा है बजट? देखिए, ये इस बजट में सारे वर्गों का ध्यान रखा गया है। गांव, गरीब, किसान, बेरोजगार, युवा, माताएं, बहनें, सभी का, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, शिक्षा पे फोकस किया गया है, उद्योग नीति पे बात की गई है, ग्रामीण विभागों में ग्रामीण अंचलों में अलग उद्योग नीति बनेगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिससे छत्तीसगढ़ का विकास जो है, 4 साल में छत्तीसगढ़ जो विकास के पथ पर अग्रसर है, निश्चित तौर पर ये गति जो है और तेज होगी। और सारे वर्गों को ध्यान में रखकर ये बनाया गया बजट जो है, जैसा कि विश्वास भूपेश है तो भरोसा है, ये एक जो बात कही जाती है, तो भरोसे का जो बजट था, ये भरोसे का बजट निश्चित तौर पर लोक कल्याणकारी होगा। और 1 अप्रैल से धरातल पर, ये हवा का बजट नहीं है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल या केंद्र सरकार के जैसे जो हवा में रहता है, ये धरातल का बजट है जो धरातल पर काम करेगा और इसका लाभ जो है प्रदेश की आम जनता को मिलेगा। जी, श्रीचंद सुंदरानी जी, धरातल का बजट कांग्रेस इसे कह रही है, कितना इत्तेफाक इससे रखते हैं? और साथ ही आपसे हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि 15 सालों तक आपकी सरकार रही है, ऐसे में उस सरकार के बजट में और अभी जो कांग्रेस सरकार ने बजट पेश किया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की कार्यकाल का अंतिम बजट है, कितना वास्तव आप देखते हैं? क्या वाकई धरातल का बजट इसे माना जाए? न धरातल का बजट है, न व्यावहारिकता का बजट है, सिर्फ लोगों पाएगा क्योंकि समय नहीं है इनके पास। अगर इनकी नियति ये सब करने की होती तो शायद 2 साल पहले के 3 साल पहले के बजट में सारे प्रावधान करते, लेकिन इन्होंने अभी जो चुनावी वर्ष में आखिरी साल का ये बजट, मार्च महीना निकल गया, 1 अप्रैल से ये बजट लागू होगा, 1 अप्रैल से राजस्व इकट्ठा होगा, तब बांटना शुरू करेंगे। संभवतः ये 2-3 महीने का बजट मान सकते हैं, उसके बाद आचार संहिता लग जाएगी। तो कहीं ना कहीं लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। जहां तक नियमितीकरण की बात करें, हम दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी जो लगातार बेचारे आंदोलन के कगार पे लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, उनके लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा गया, उनको भी धोखे में रखा जा रहा है। कहीं न कहीं आंगनबाड़ी और मितानिनों की बात को तवज्जो दी गई है, लेकिन इनका लाभ उन तक पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है, क्योंकि सरकार का 4.5 साल निकल गया। बेरोजगारी भत्ते की बात पहले तो ये नकारते रहे कि हमने कोई वादा ही नहीं किया। जब प्रेशर बढ़ा तो बेरोजगारी भत्ते की इन्होंने घोषणा की आगामी 2 वर्ष के लिए। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने 5 साल का वादा किया था, 10 लाख नौजवानों का वादा किया था। 1.5 लाख रुपया 5 साल का बेरोजगारी भत्ता होता है प्रत्येक नौजवान का। अगर वो हिसाब लगाएं तो 10 लाख नौजवानों को 1.5 लाख रुपए से बेरोजगारी भत्ता देना चाहिए, लेकिन वो आगामी 2 साल के देने की बात कर रहे हैं। जो साल आधा निकल चुका, चुनाव में मुश्किल से 6 महीने का समय बचा है और आगामी वर्ष का भी घोषणा कर डाल रहे हैं जैसे कि सरकार इन्हीं की बनने वाली है। ये दुस्साहस की बात है कि हम 2 साल की घोषणा कर रहे हैं, 2 साल बाद इनका पता ठिकाना नहीं होगा, ये विपक्ष में रहेंगे, कितने स्वयं भूपेश जी विधानसभा में पहुंचते नहीं पहुंचते, या इनके विधायक कितने पहुंचते, ये तो अभी प्रश्नवाचक चिन्ह है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन जाएगी, ये जानते हैं कि ये आखिरी इन्होंने एक प्रयास किया है अपनी सरकार को बचाने का, क्योंकि बहुत अलोकप्रिय हो गई सरकार ये बजट में फिर भी इस बजट से इसका लाभ इसलिए नहीं होगा क्योंकि सीधा जनता तक इसका लाभ पहुंचने वाला नहीं है समय के कारण। अगर इनको और वादा पूरा करना था तो शराबबंदी की बात करनी थी, बिल्कुल वादा पूरा करना चाहिए था, प्रॉपर्टी टैक्स आधा
करने की बात की थी, वो करना था। निराश्रित पेंशन 1500 और 1000 की बात की थी। आज इन्होंने 350 से मात्र 150 रुपए बढ़ा के 500 रुपए किया है। वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अभी उस पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। स्व सहायता समूह की बहनों के कर्जा माफी की बात की थी। नितिन जी, वादे कुछ और भी हो सकते थे लेकिन वो अधूरे रह गए। जी, बेरोजगारी भत्ता 2003 में आप लोगों ने, श्रीचंद भैया, ये वादा किया था कि नहीं किया था संकल्प पत्र में? चलिए बताइए। उस हिसाब से मैं जोड़ूं तो 40 लाख रजिस्टर्ड युवा 2018 में छत्तीसगढ़ में बेरोजगार थे। यदि 500 रुपए का मैं हिसाब करता हूं तो प्रति बेरोजगार को 90,000 रुपया मिलना चाहिए। कैलकुलेटर उठाइए, शायद कैलकुलेटर के जीरो भी काम करना बंद कर देंगे, इतना बड़ा आंकड़ा निकलेगा। जो पैसा इन्होंने बेरोजगारों के साथ छल करके अपने पास रखा वो नहीं दिया। अरे पहले तो 4.5 साल का हिसाब तो सरकार में आप हो, देंगे, सरकार में हम 100 नहीं दिन में महंगाई कम करेंगे, सरकार में अच्छे दिन आएंगे, आप सरकार में हो, आप अपने बजट पे चर्चा नहीं कर पा रहे, इसका मतलब आप भी मान रहे हैं बजट शून्य है। आप बजट पे चर्चा नहीं करते। मैंने एक बात देख लिया, शर्मा जी कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, वो घूम फिर के 2-4 बातें करते हैं। कमीशन खोरी की बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, मोदी जी की बात करते हैं, केंद्र सरकार की बात करते हैं। अरे आपकी सरकार, आपकी पार्टी पूरे देश में एक आरोप नहीं लगा पाए। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पारदर्शी सरकार पे एक बार भी आरोप नहीं लगा पाए। ये तो मनगढ़ंत आरोप लगाते हो आप। मैंने कहा ना, यही एक आपको बजट पे बोलने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए यही एक रटा रटाया बयान कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन बजट से मिला क्या, इस पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कर्मचारी नेता खुद जुड़े हुए हैं, सत्यम शुक्ला जी। सत्यम जी, जिस तरह से आप लोगों को उम्मीद थी और इसके पहले नियमितीकरण को लेकर आप लोगों ने एक बड़ा आंदोलन किया, आज आंगनबाड़ियों की जो मांगे हैं वो कहीं ना कहीं पूरी हुई, लेकिन क्या आपको लगता है कि सरकार इस बार भी आपकी मांगों को पूरा नहीं कर पाई? आगे क्या आप लोग करेंगे? सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो अतिथि आए हैं सुंदरानी भैया, उन्हें बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमारे विषय को आज यहाँ पर मीडिया में जो आप डिबेट में बैठे हैं उसमें पहले रखा। दूसरा, हमारे विषय में 5,60,000 कर्मचारियों के लिए स्थगन प्रस्ताव लाए, जिसके लिए डॉक्टर रमन सिंह, समस्त बीजेपी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। अमित जोगी जी निरंतर हमारे विषय में प्रश्न लगवाते हैं, उसके लिए आभार, और बहुजन समाज पार्टी। अब मैं आता हूं, भूपेश है तो भरोसा है। यह हमने देखा है, जो घोषणा पत्र में वादा किया गया था, जो वादे पूरे होते गए, उन बिंदुओं में जो लोगों को इसका लाभ मिला, उनका विश्वास बढ़ा है। आज उसमें 4 लोग और बढ़ गए, उसमें रसोईया, मितानिन, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और हमारे सफाई कर्मचारी साथी हैं। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं हृदय से संतोष खांडेकर जी की ओर से, नीलू ओगरे जी की ओर से, सविता दीदी की ओर से, पद्मावती दीदी की ओर से और तुलसी रात्रे भैया की ओर से सरकार को सबसे पहले, क्योंकि आपने जो मानदेय बढ़ाया है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा एक जो बोलना चाहिए कि बहुत इनकी पीड़ा थी जो इन्हें मिला है। जैसे उदाहरण के लिए मुझे 10,000 वेतन मिलता है, मैं सोचता हूं कि इतने में मैं कैसे चलाऊंगा। कुछ को जो सुविधा वाले 18,000 से 23,000 मिलता है, वो सोचते हैं कितने में चलाएंगे। आउटसोर्सिंग में कुछ लोगों को 40,000 मिलता है, वो सोचते हैं कितना कम है। तो उस हिसाब से तो इन विचारों को 1,500, 2,300, 6,000, 3,000 और 2,700 में काम करना था। तो उनके लिए ये बहुत बड़ा मदद सरकार ने दिया है, उसके लिए स्वागत है और धन्यवाद है। 5,60,000 में से 2,52,000 लोगों को सरकार ने एक प्रयास किया है। हालांकि भविष्य में ये घोषणा पत्र में अपने लिए 8 घंटे का काम और न्यूनतम वेतनमान जो कलेक्टर दर का है और सामयिक दर का, इनका स्टैंड में रहेगा, जो भविष्य में ये जरूर मांगेंगे। अब जो बचते हैं, मैं नितिन भैया से चाहूंगा कि मेरी बात, कर्मचारी आते हैं और 40,000 कर्मचारी ऐसे हैं जो 12 साल, मतलब मैं दोनों शासन की बात कर रहा हूं, 12 साल से भी काम से। जी चलिए, सत्यम जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। मनीष वोरा जी, जिस तरह से कांग्रेस कह रही है कि सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और भरोसे का बजट है, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या कहते हैं? क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि बजट भरोसे का नहीं, ना ही धरातल का है, बल्कि ये सिर्फ चुनावी घोषणा मात्र है। देखिए, निश्चित रूप से मैं कांग्रेस और भाजपा दोनों के प्रवक्ताओं को सुन रहा था। दोनों की बातों में मैंने देखा, जैसे ये बोल रहे थे भूपेश है तो भरोसा है, और श्रीचंद जी लगातार कह रहे थे कि ये हवा का बजट है, इसमें कुछ भी संभव नहीं है।
पूरा होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क उन्होंने बजट के ऊपर में लगाए। देखिए, हम सबसे पहले तो इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि आदर्श बजट में क्या चीज होना चाहिए और क्या छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने वित्त मंत्री के रूप में अपना 5वां बजट पेश करते हुए दिया है। देखिए, आदर्श बजट जो होता है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है कि अधोसंरचना का विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य, इन 3 चीजों में निवेश बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाए। तो इसमें यदि हम देखें तो इन तीनों चीजों के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि अधोसंरचनागत विकास के लिए कोई बहुत बड़ी घोषणाएं इस बजट में हमको नजर नहीं आती। बात शिक्षा को लेकर के यदि करें तो शिक्षा की जहां तक बात है उसमें जरूर कुछ घोषणाएं दिख रही है। 101 आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा उन्होंने करी है। इसके बाद कुछ नए विद्यालय भवन के लिए भी कुछ घोषणाएं करी, तो शिक्षा के लिए जरूर एक प्रयास वहां पर दिख रहा है। मगर स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बात हम करें तो स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत ज्यादा बड़ी घोषणा यहां पर नजर नहीं आती है। इसके साथ साथ अब हम दूसरे सब्जेक्ट पर यदि बात करते हैं तो कृषि को लेकर के बढ़ावा देने की बात हो तो निश्चित रूप से कृषि को लेकर के छत्तीसगढ़ की सरकार लगातार संवेदनशील है। किसानों के साथ उन्होंने लगातार न्याय करने का प्रयास किया है। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत उन्होंने किसानों को फायदा दिया है। गौठानों के तहत जो है पशुधन को बढ़ाने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। तो ये जो प्रयास उन्होंने किया उसको आगे बढ़ाते हुए जिसको हम बोल सकते हैं ग्रामीण परिवेश से, यानी जिसको लगातार हम सुनते आए हैं, जिस बात को नरेंद्र मोदी जी अपने भाषणों में कहते थे कि लोकल से वोकल और वोकल से ग्लोबल की जो बात हो रही थी, उसकी जो परिकल्पना है छत्तीसगढ़ में कहीं ना कहीं साकार होती नजर आती है। गौठानों को लेकर के हम बात करें, कृषि को लेकर के बात करें तो इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जो है वो निश्चित रूप से एक गति को लगातार प्राप्त कर रही है। कोरोना जैसे महामारी के काल में भी यहां पर अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी थी, तो इसको लेकर के हम कह सकते हैं कि ये एक अच्छा स्टैंड यहां पर दिख रहा है। लेकिन इसके साथ साथ यदि राजनीतिक रूप से हम बात करें तो निश्चित रूप से ये बजट जो है उसको हम कह सकते हैं कि ये पूरी तरीके से चुनावी बजट है। ये बात श्रीचंद जी की भी सच है कि क्या कितनी घोषणाएं पूरी हो पाएगी, कितनी नहीं हो पाएगी, ये भी वहां पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बहुत कम समय बचा है। यदि हम माने तो 6 महीने का समय होता है। 6 महीने के अंदर कितनी चीजें धरातल पर आ पाएंगी, कितनी नहीं आ पाएंगी, ये आने वाले समय में पता चलेगा। सरकार किस गति से प्रयास करती है, बजट तो पेश कर दिया मगर उसको इंप्लीमेंट करने के लिए इतने कम समय में कितनी तेजी से वो प्रयास करती है और उसका फायदा किस प्रकार से वो जनता को दिला सकती है, ये देखने वाली चीज होगी। और इसके साथ साथ ये भी निकल करके आएगा कि यदि ये चीजें धरातल पर आती है और जनता को इस बजट का फायदा सीधे तौर पर यदि मिल जाता है तो इसका एक बड़ा प्रभाव जो है मतदाताओं पर पड़ेगा और उसका असर सीधे सीधे चुनाव में देखने को मिलेगा। बिल्कुल नितिन जी, ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 2 महीने पहले आचार संहिता लग जाती है। ऐसे में जो तमाम घोषणाएं उसको पहले पूरा करने की एक डेडलाइन तो है ही। तो सरकार ने इसके लिए क्या कुछ प्रारूप तैयार किया है, क्योंकि बहुत सारे विषय इसमें ऐसे हैं बजट में लेकर जिसे हम देखते हैं फेहरिस्त बहुत लंबी है। कुछ चीजों के लिए पहले प्रस्ताव बनाए जाएंगे, फिर विभागों को भेजा जाएगा, उसके बाद इसका क्रियान्वयन होगा। तो चुनौती भी कहीं ना कहीं सरकार के लिए आप मानते हैं? देखिए, सारी चीजें जो बजट में लाई गई हैं उन सारी चीजों पे किस तरीके से उनका प्रावधान होगा, कैसे होगी, इन सारे विषयों पर चर्चा होने के बाद ही उसे विधानसभा में पेश किया गया और लागू किया गया। 1 अप्रैल 2023 से जो भी योजनाओं के विषय में, जो भी जिन जिन विभागों में जो राशियां आवंटित हुई हैं, जिन कार्यों के लिए जो बातें हुई हैं, ये 1 अप्रैल 2023 से आपको धरातल पर नजर आएंगी और निश्चित तौर पर आएंगी। क्योंकि पिछले 4 वर्षों में भी हमने जो कहा वो किया है। हमने कहा धान का इतना समर्थन मूल्य हम इतना देंगे, इतना राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से देंगे। आप पूछ लीजिए प्रदेश के किसी भी किसान को कि क्या उन्हें कोई किस्त नहीं मिली हो, पूरा पैसा दिया है। इनके जैसा नहीं है भाजपा के जैसा कि 2100 रुपये समर्थन मूल्य देंगे, 300 बोनस देंगे, 500 भत्ता देंगे, आदिवासी को जर्सी गाय देंगे, हर आदिवासी को सरकारी नौकरी देंगे। ऐसी लफाजी करके सरकार चलाई 15 साल इस प्रकार इन्होंने लफाजी करके अभी तक नहीं मिला है पूरी। अरे भाई साहब मिल रहा है, नवंबर दिसंबर 2021 से खरीदे हुए धान का पैसा भी किसानों की। अरे आपके सोचने से क्या होगा, जाके किसान से बात करो तो पता चलेगा। बुलाओ आप टीवी पैनल में, बुलाओ, हम अभी बात करते हैं। किसानों को आप जाइए फील्ड में, कोई वर्ग आपसे खुश नहीं है। जाके देखिए किसान कितने खुश हैं। किसान तो डॉक्टर किसान रमन खुश सिंह जी क्यों की नहीं होगा, सरकार में लाभान्वित हुए। कैसे लाभान्वित था, चलो बताइए। देखिए मैं बता रहा हूँ, आप सुनो ना, मैं बता रहा हूँ ना, सुनने की आदत डालो, सुनता आप सुनो, आप पहले मैं बता रहा हूँ कैसे लाभान्वित हुए। चलिए बताइए, फिर मैं बताऊंगा। देखिए, छत्तीसगढ़ में 16 लाख मीट्रिक टन धान होता था जब कांग्रेस की सरकार थी 2003 तक। डॉक्टर रमन सिंह जी ने कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर के पंप कनेक्शन बांटना शुरू किया। 55 साल में 75,000 पंप कनेक्शन पूरे छत्तीसगढ़ में लगे थे, लेकिन डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार ने 4.5 लाख पंप कनेक्शन 3 हार्स पावर 5 हार्स पावर के किसानों को निःशुल्क देकर कृषि को बढ़ावा देने का काम किया। धान की पैदावार बढ़ाने का काम शुरू किया।
पर 16 लाख मेट्रिक टन कितना से धान करके खरीदा, हमने औसत 75 लाख निकालेंगे, मेट्रिक टन तक खरीदा, औसत निकालेंगे तो 75 40 लाख मेट्रिक टन तक का धान आप लोगों ने खरीदा। और हम लोगों ने पहले साल 92 लाख, दूसरे साल 94 लाख, तीसरे साल 98 लाख और इस साल चौथे वर्ष में हम लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ उसमें 1 करोड़ पुरुषार्थ 60 अगर लाख किसी मेट्रिक का है टन तो किसानों के साथ साथ डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार की कितने नीतियों का किसान है। रजिस्टर्ड थे श्रीचंद भैया? अरे 14 लाख। लेकिन आज देखिए किसानों की जो धान बेचने की संख्या है, उनका रजिस्ट्रेशन कृषि के 24.5 लाख है। लगाव तो बढ़ाने ये का देखिए काम, आप किसानों को मुफ्त पंप बिजली दी कनेक्शन, गई है, पानी की पंप व्यवस्था दिए करने गए का हैं, काम किसानों की डॉक्टर रमन सरकार सिंह है, जी ने किया, गरीबों की सरकार उचित है, मूल्य पर खादों मजदूरों की देने का सरकार काम, है, और ये तो अदानी और अंबानी और की सुनने सरकार की नहीं बात है। सुनते नहीं जी। है। धान का समर्थन मूल्य कांग्रेस की सरकार यूपीए 1 यूपीए 2 के समय सबसे में अधिक बढ़ाया। 13,000 अब तक एक का। किसान पर आएंगे, लेकिन तो चलो ये बताओ आप मोदी किसानों जी की की आय सरकार दुगनी हुई ने क्या? आपके 8 साथ। साल में समर्थन मूल्य 800 रुपए बढ़ाया, आप बताइए 800 रुपए बढ़ाया, 2100 रुपए समर्थन मूल्य आपने आय किया। दुगनी करने की बात कही थी। हमने कहा था किसानों ड्यूटी की आय करेंगे, दुगनी करेंगे, दुगनी तक स्वामीनाथन जाएंगे। आप कमेटी की रिपोर्ट देखिएगा, लागू करेंगे। देखिएगा नहीं किया, आज छल किसान किया। किसान अगर को कृषि के धरने पे प्रति बैठने लौटा पड़ा। है तो मोदी MSP जी की खत्म योजना करने के की बात कारण की। आज देखो अगर किसान बेवजह आंदोलन में इनकी कृषि की कुरीतियों तरफ की दौड़ा वजह है से तो मारे डॉक्टर गए। रमन सिंह जी ये की कभी सरकार नहीं के भूलेगा कारण देश। कृषि को बढ़ावा जी। देने का काम अगर किसी ने किया तो डॉक्टर रमन सिंह जी के। आप डॉक्टर रमन सिंह जी का लगाए हुए पौधे को काट के अपने आप को बादशाह अरे समझोगे? वो कौन सा पौधा था भाई? अरे वही पौधे बढ़ के आज जो हम तो ऑर्गेनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। पौधों हम को तो काट वर्मी के आप कंपोस्ट क्या की बात कर आपको रहे हैं। लगता है कि हम आपने वो रसायन और केमिकलों को छोड़कर दूसरी फसल की बात कर रमन रहे सिंह जी हैं। की आज ये सरकार देखिए थी। 65 प्रकार की लघु अच्छा वनोपज ये बताइए नियमित कब करोगे कर्मचारी? चलिए कर्मचारियों से ही जान लेते हैं। हमारे साथ कर्मचारी नेता भी जुड़े हैं। सत्यम जी आपकी बात रखें। सत्यम जी मैं सुंदरानी भैया और नितिन भैया से चाहूंगा कि 2 मिनट हम मेरी बात सुन ले कि फैसला नहीं लिया है, इस पर अब आगे क्या? 5,60,000 में 3 लाख लोग बच गए हैं, जिसमें से केवल 90,000 को नियमितीकरण का वादा है। नियमितीकरण संभव नहीं तो स्थायीकरण या स्थायी कर्मी बनाया जाए। मात्र व्यय उसमें आएगा 2,000 करोड़ रुपए का। तो क्या अनुपूरक बजट में हमारे लिए कुछ शुभ समाचार मिल सकता है? जून जुलाई तक हम लोग इंतजार कर सकते हैं? ये सवाल मेरा नितिन भैया से है। और सुंदरानी भैया से यह सवाल है कि क्या भविष्य के भाजपा के घोषणा पत्र में 2,000 करोड़ का जो घोषणा हम लोगों के लिए कि जो 90,000 से वादा है नियमितीकरण का, क्या उनसे स्थान देंगे, सम्मान देंगे? बस यही मेरे सवाल है। और हम लोगों को क्या सौगात देंगे? मैं आपको वादा करता हूं सत्यम भाई, ये 2,000 करोड़ नहीं, अगर 5,000 करोड़ भी लगेगा हम देने, चाहे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हो या नितिन जी सवाल आपसे भी था सत्यम जी का कि क्या आगे चल के इसमें कोई प्रावधान हो सकता है? जी सरकार मेरे चाहते तो नितिन जी अभी कुछ मेरे को एकदम पॉजिटिव अरे समाचार किया। सत्यम भाई तक नहीं कभी। अरे क्या करेंगे? शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को अगर किसी भैया अनुपूरक बजट, नितिन भैया मुझे प्लीज बताइए अनुपूरक बजट में उम्मीद है क्या? कमेटी नहीं तो हम बनी लोग है, की पूरी उम्मीद कमेटी टूट की जाएगी। रिपोर्ट आएगी। जून जुलाई में पहले इन्होंने सत्यम भाई आप लोगों के विषय में, इनके विषय में कमेटी बनी है। कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आप लोगों के हित में जो बेहतर होगा निर्णय लिया जाएगा। भरोसे मत रहना भैया। 2 लाख लोगों को सुंदरानी जी की पार्टी ने 2 लाख लोगों को जून जुलाई में संविलियन किया था। वहां तक हमारी उम्मीद है। जी सत्यम जी आपकी बात पूरी करें। जी मैं ये कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जून जुलाई में 2 लाख शिक्षा कर्मियों को 2018 में संविलियन किया गया था, वो भी आखिरी बजट के बाद। तो क्या हम 90,000 को भी कुछ खुशखबरी मिलेगा? प्लेसमेंट आउटसोर्सिंग में तो हजारों करोड़ बचेंगे। और मैं चाहता हूं नितिन भैया इस चीज को समझे कि सभी में वर्ष बंधन डाल के कम से कम एक शुभ शुरुआत कर दे। एक साथ 3 लाख लोग का नहीं हो सकता, 30,000 10,000 पर हर श्रेणी से सहूलियत भी दे रहे हैं नितिन जी कर्मचारी नेता कि कम से कम कैटेगराइजेशन आप कर दें कि इतनों का हम पहले कर दें, कुछ समय सीमा उसमें बांध दें। जी एक साथ किया था। जो निर्णय होंगे लोकहित में, ये सरकार भरोसे की सरकार है भाई। भूपेश है तो भरोसा है। आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिए, ध्यान। अरे भैया अथॉरिटी तो आपको भी नहीं है। आप तो अभी घोषणा पत्र जारी कर रहे थे कि आपकी मांगों को हम रख देंगे, चैलेंज कर दिए। नहीं ये रख देंगे, ये लोग तो घोषणा पत्र भाजपा का जारी कर दिया। नितिन भैया एक मेरे को ज्ञान चाहिए था, जानकारी नहीं है। ये अनुपूरक बजट भी जो है आने वाला है, उसमें विधानसभा सिर्फ चुनाव के व्यय रखते हैं कि हम जैसे लोगों के लिए भी व्यवस्था हो सकती है अनुपूरक बजट में? मुझे ज्ञात नहीं है, इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ प्लीज। जी आपका सवाल दोहराएं सत्यम जी।
मैं ये कह रहा हूँ अनुपूरक बजट में जो एक बार आता है चुनाव से पहले, वो चुनावी खर्च के लिए आता है, इतना ही पता है। तो क्या उस अनुपूरक बजट में भी अगर मान लीजिए कोई सरकार की स्थिति में पहुंचती है तो क्या अनियमित कर्मचारियों के लिए भी कुछ व्यवस्था हो सकती है? क्योंकि अनुपूरक बजट के विषय में मेरे को ज्ञान नहीं है। देखिए, जो भी चीजें हैं ये सरकार को करनी है। सरकार को आप लोगों की जो समस्याएं, आप लोगों की जो मांगे हैं वो ज्ञात है, बिल्कुल उनको इस बात की समझ भी है, भान भी है, और इस विषय में कमेटी भी बनी है। कमेटी अपना काम कर रही है। कमेटी अपनी रिपोर्ट जितनी हो सके जल्द प्रस्तुत करेगी। कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बाद जो निर्णय आप लोगों के हित में बेहतर होगा वो सरकार लेगी। जी नितिन जी, प्रदेश में फिलहाल बेरोजगारी की स्थिति आप क्या देखते हैं? क्या आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं जिस तरह से दावा करती है, विभिन्न एजेंसीज की रिपोर्ट समय समय पर जारी की जाती है, बेरोजगारी दर वास्तव में छत्तीसगढ़ में क्या घटी है? जी 2018 में 40 लाख युवा इस प्रदेश में बेरोजगार थे। फिर भी सरकार बेरोजगारी भत्ता देने का फिर दावा क्यों कर रही है? बेरोजगारी भत्ता देने का दावा हम इसलिए कर रहे हैं, वो भी देखिए हमने 2 वर्षों की बात कही है इसमें। हमने रोजगार तो दिया है भाई, तभी तो ये हम बेरोजगारी दर में हमारी आधे फीसदी से कम हमारी वो है। 16 लाख पंजीकृत कर्मचारी थे, 40 लाख थे 16 लाख और आज 20 लाख, 4 लाख की बढ़ोतरी हो गई। अच्छा चलो, 4 लाख की आपके बढ़ोतरी पास हो कौन सा डाटा ऐसा है? अरे मेरे पास है ना, मैं आपके पास आप अभी गूगल सर्च करो, आपको गूगल से नहीं चलती। आपकी सरकार जो है ना वो टेलीविजन से चलती है और हम लोग विजन से चलते हैं। तो गूगल, वो गांव में बैठा आदमी, वो बेरोजगार, वो गरीब आदमी, नहीं घुमाने का काम मत करो। आप बजट में बताओ क्या है, आप ये बताओ। वो शुक्ला जी का जवाब दो, क्या 90,000 कर्मचारियों को सब यूनियन का काम आप करोगे क्या? बेरोजगारी भत्ता 2 वर्षों के लिए, साथ ही अरे रोजगार मिशन का गठन किया है जिसमें आने वाले 5 वर्षों में 90,000 कर्मचारियों के भविष्य को संभालने का काम करोगे क्या? जिस तरह से प्रदेश में युवाओं की बात अक्सर की जाती है और सरकार का ये दावा होता है, विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्ट आती है कि बेरोजगारी दर घटी है और देश की बेरोजगारी दर से काफी कम छत्तीसगढ़ में है, लेकिन वास्तविकता में आप क्या देखते हैं? क्या वाकई? जी मनीष जी जवाब दें। जी बेरोजगारी को लेकर हम बात कर रहे हैं कि एक तरफ सरकार ये दावा करती है कि प्रदेश में बेरोजगारी दर काफी कम हुई है, देश के स्तर से देखें तो प्रदेश में कम है, लेकिन दूसरी तरफ फिर भत्ते का भी ऐलान करती है। तो यदि बेरोजगारी है ही नहीं तो फिर भत्ता किन्हें दिया जाए? निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूं अमित जी की जो आप बात कर रहे हैं कि यदि बेरोजगारी है ही नहीं तो फिर भत्ता किसको दिया जाए। 0.8% यहां पर बेरोजगारी दर है, 0 यानी 100 में से एक भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं है। 1000 में 8 व्यक्ति बेरोजगार निकलेंगे, ये छत्तीसगढ़ के आंकड़े बोलते हैं, जिस आंकड़ों को लेकर के लगातार सरकार ये दावा कर रही है कि छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी कम है। अभी नितिन जी और श्रीचंद जी दोनों कह रहे थे, एक कह रहे थे 40 लाख बेरोजगार थे, एक कह रहे थे 16 लाख बेरोजगार थे। तो जब ये आंकड़ा है उसके बाद चलिए मैं मान भी लेता हूं कि 0.8% बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ की है, तो यदि 0.8% है तो जब एक छोटे से पद के लिए आवेदन मंगाती है सरकार तो लाखों लाख आवेदन कैसे आ जाते हैं? इतने बेरोजगार फिर कहां से आते हैं? कितनी बड़ी संख्या में आवेदन करने आते हैं और आवेदन करने जब आते हैं तो ऐसी स्थिति होती है कि भगदड़ मच जाती है, लोग मर जाते हैं। इतनी भयावह स्थिति क्यों है? और दूसरी चीज हम बात करते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी जो बेरोजगारी भत्ता देने की इस बजट में घोषणा करी है उसको यदि हम बात करें तो उन्होंने जब बजट में घोषणा करी बेरोजगारी भत्ता 2500 रुपए देने की, उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया किया कि पहले बेरोजगार जो उनको मानते थे हम, कम आय वर्ग के लोग मानते थे, वो करीब 6 लाख के आसपास आते थे, 6 लाख से तक जिनकी आय थी उनको हम गरीबी रेखा से नीचे मांगते थे। लेकिन अब इन्होंने कर दिया 2.5 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपए तक जिनकी आय होगी उनको गरीबी रेखा से नीचे लेके आएंगे, उनको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। तो ये जो स्थितियां हैं, इन स्थितियों को आंकड़े की बाजीगरी करके आपने निश्चित रूप से इस बात को दिया है कि हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। निश्चित रूप से स्वागत योग्य कदम है, शिक्षित युवाओं को आप बेरोजगारी भत्ता दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ यदि युवाओं के लिए रोजगार सृजन के यदि माध्यम हम विकसित करते हैं, देखिए सबसे ज्यादा रोजगार का सृजन यदि हो सकता है तो अभी आज की डेट में आईटी के क्षेत्र में हो सकता है, उसमें निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने मात्र मुझे ख्याल से 26 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। यदि इसमें कुछ बड़ा प्रावधान होता तो छत्तीसगढ़ में आईटी के क्षेत्र में यदि निवेश बढ़ता तो उससे युवाओं को रोजगार मिलता, क्योंकि हम देखेंगे जितने भी युवा हमारे पढ़ के निकल रहे हैं, कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन रहा है, तो इनके लिए एक नया क्षेत्र खुल करके आता, वहां पर उनको रोजगार मिलता और शायद ये 0.8% जो बेरोजगारी दर हो सकता है वो कल कोई भी खत्म हो जाए तो ये एक नया वहां पर ऑप्शन मिल सकता था। इसको सरकार ने ध्यान नहीं दिया और प्रावधान जरूर किया है, मगर जो प्रावधान है वो ऊंट के मुंह में जीरे के जितना है। मात्र 26 करोड़ रुपए में मुझे नहीं लगता कि आईटी के क्षेत्र में कोई बड़ा निवेश को प्रोत्साहित कर सकती है सरकार। जी नितिन जी, इस दिशा में क्या कदम उठाएगी सरकार? देखिए, सरकार रोजगार देने की दिशा में काम कर ही रही है लगातार। अभी भी देखिए आप स्किल डेवलपमेंट के लिए इनको प्रशिक्षित करके किस प्रकार इनको रोजगार के कार्यों से जोड़ा जाए, सरकार इसके लिए भी अलग से सरकार ने इसमें बजट लाया। अभी
वोरा जी कह रहे थे कि सरकारी नौकरियों के आवेदन निकलते हैं तो लाखों लोगों की भीड़ रहती है। तो मैं बता दूं, वो जो लाखों लोगों की भीड़ होती है सभी उसमें बेरोजगार नहीं होते भाई। कोई व्यक्ति प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहा है, कोई व्यक्ति कहीं नौकरी कर रहा है, पर वो भी जब नौकरियां निकलती है, आप यदि ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी ही रोजगार है, तब तो मैं और श्रीचंद भैया दोनों बेरोजगार हैं। पर तो हम लोग दोनों बेरोजगार हैं यदि सरकारी नौकरी ही रोजगार की श्रेणी में आता है। नहीं, हम तो बेरोजगार नहीं है भैया, उस स्तर पे उस मैं ये बता रहा हूँ, यदि सरकारी नौकरी को ही रोजगार मानेंगे तो भैया एक सवाल नितिन जी मैं रखना चाहूंगा कि यदि वो मान रहे हैं कि सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति ही रोजगार होगा, तो मुझे ये बता दीजिए कि रोजगार वाले व्यक्ति की परिभाषा क्या है? किस व्यक्ति को आदमी सरकार ये मान रही है कि इस व्यक्ति को रोजगार मिल गया, किस क्राइटेरिया में ला रही है? फैक्ट्री में काम करता है वो मजदूर है तो भी वो रोजगार है। मनरेगा के तहत काम करने वाला व्यक्ति भी रोजगार प्राप्त कर रहा है। किसी नहीं गोबर, हाँ बिल्कुल, क्यों वो गोबर बेचने वाला व्यक्ति यदि वो अपना घर का मैं कह रहा हूँ ना, मैं तो आपको सपोर्ट कर रहा हूँ, वो तो फिर बिल्कुल रोजगार की श्रेणी में आएगा। फिर जो हमारी गौठाने बन रही है, गौठानों में जो काम चल रहे हैं, जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है, उसके बाद जो आपका पेंट बनने की योजना पे जो हम काम कर रहे हैं, हम ग्रामीण योजनाओं पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं सुधर गई भैया, कुछ किया है जब ही सुधरी। और ये जो धान बेच रहे हैं ये 14 लाख किसान, ये किसान का रजिस्ट्रेशन 24.5 लाख हो गया, तो ये भी तो रोजगार है। ये किसानी भी रोजगार है। तो रोजगार की यदि हम ये परिभाषा करें कि सिर्फ सरकारी नौकरी रोजगार है, तो सरकारी नौकरियां भी लगातार निकल रही है, तो उसमें जो क्वालिफाइड होता है 18% बेरोजगारी है। मनीष जी, अमित जी, जैसा कि आप कह रहे थे, मैं नितिन जी की बात पर फिर आना चाहता हूं। उन्होंने इस बात को जरूर एक्सेप्ट किया कि गोबर जो बेच रहा है वो निश्चित रूप से रोजगार प्राप्त कर रहा है। तो नितिन जी, इस बात का भी समर्थन आपको करना चाहिए कि जो पकौड़ा बेच रहा है वो भी रोजगार प्राप्त कर रहा है ना? तो उन्होंने बोला तो वो सही नहीं है, आपने बोला तो सही है। बात को समझिए, यदि जब वो गोबर बेचने वाला को रोजगार मिला तो पकौड़ा बेचने वाला भी रोजगार प्राप्त है। इस हिसाब से छत्तीसगढ़ में रोजगार ही नहीं है। चलिए, तो हमारा ये जो डिस्कशन है यहाँ पर जारी रहेगा। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार जब हम लौटेंगे तब भी हमारी चर्चा बजट पर लगातार जारी रहेगी। आप बने रहिए टीवी 24 के साथ।